नमस्ते मेरे पढ़ाकू भाइयों और बहनों। आशा है आप लोग मन लगाकर पढ़ रहे होंगे और आगे भी इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे। ये मेरी छोटी सी कोशिश है आप लोगों का ज्ञानवर्धन करने की। मैं क्या ज्ञानवर्धन करूंगी, अभी तो मुझे खुद ही बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरीके से मुझे हमेशा ज्ञान की प्यास रहती है, मैं सोचती हूँ आप लोगों को भी ऐसे ही रहेगी। तो जो लोग हिंदी के उन्नयन में काम लगे हुए हैं, हिंदी आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे देश की राजभाषा है, तो उससे संबंधित जानकारी आज मैं आपको देने जा रही हूँ। साथ ही ये एमए हिंदी साहित्य का भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो उसमें भी राजभाषा के से संबंधित आपको सभी अनुच्छेद में क्लियर कर दूंगी इसमें। ठीक है। अब बाकी जो लोग भी राजभाषा अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनको तो इन अनुच्छेदों का अच्छी तरीके से कंठस्थ होने चाहिए उन लोगों को। तो ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। अगर आपको ये मेरी छोटी छोटी कोशिशें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिए। ठीक है ना, मैं बताती हूँ। तो देखिए, राजभाषा किसे कहते हैं। राजभाषा संबंधी विभिन्न अनुच्छेदों की विवेचना कीजिए तो संसार के हर राष्ट्र में वहाँ के राजकार्यों के लिए एक निश्चित तथा नियमित भाषा की आवश्यकता जो है वो पड़ती है। जिस भाषा में प्रदेश अथवा देश का राजकाज किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, राजभाषा कहा जाता है। सामान्यतया देश की राष्ट्रभाषा ही राजभाषा होती है, क्योंकि जो जन सामान्य है वे के व्यवहार से बड़ी होने के कारण राष्ट्रभाषा को राजभाषा का दर्जा देने से उसका प्रचार प्रसार और उपयोग सरल ढंग से किया जा सकेगा। यह भाषा का नए तरीके से उभर कर सामने आने वाला रूप है। आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा के अनुसार सरकार के शासन विधान, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे क्षेत्रों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं और यही कार्यालयी भाषा भी कहलाती है। ठीक है। भारत की स्वाधीनता से पूर्व हिंदी में राजभाषा शब्द का उपयोग नहीं मिलता। सर्वप्रथम 1949 ईस्वी में भारत के महान नेता श्री राजगोपालाचार्य ने इस भारतीय संविधान सभा में नेशनल लैंग्वेज का प्रयोग इस उद्देश्य हेतु किया कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में भेद बना रहे और दोनों के स्वरूप को अलगाने वाली विभेदक रेखा को स्पष्ट किया जा सके। संविधान सभा की कार्यवाही के हिंदी प्रारूप तैयार करते समय स्टेट लैंग्वेज की जगह ऑफिशियल लैंग्वेज शब्द का इस्तेमाल अधिक उपयुक्त माना गया और ऑफिशियल लैंग्वेज का हिंदी अनुवाद राजभाषा ही किया गया। इस प्रकार राजभाषा शब्द का तात्पर्य है राजा अथवा राज्य द्वारा प्राधिकृत भाषा। भारतीय लोकतंत्र में शासन या सरकार का गठन संविधान की प्रक्रिया के चलते होता है। अतः राजभाषा का तात्पर्य है संविधान द्वारा सरकारी कामकाज, प्रशासन, संसद और विधानमंडलीय तथा न्यायिक कार्यकलाप के लिए स्वीकृत भाषा। ठीक है। राजभाषा के संदर्भ में सरल, समृद्ध और विस्तृत आधार प्रदान करने वाली स्वदेशी भाषा को ही अपनाया जाता है, लेकिन कभी कभी परिस्थितिवश अपवाद के रूप में इस पद पर कोई विदेशी भाषा हावी हो जाती है। स्वतंत्रता पूर्वक भारत में बदलती शासन पद्धतियों के कारण अरबी, फारसी युक्त उर्दू तथा अंग्रेजी का प्रभाव हिंदी में पड़ता गया। यहाँ तक कि कुछ विद्वान उर्दू को एक भाषा मानते हैं, लेकिन भाषा वैज्ञानिकों ने उर्दू को हिंदी भाषा की विशिष्ट शैली स्वीकारा है, जिसकी लिपि फारसी है और जिसमें हिंदी फारसी, अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग हुआ है। अच्छा, हमारे देश की सरकारी कामकाज की भाषा तथा आम बोलचाल की भाषा में सदैव भेदभाव रहा है। मुसलमानों के शासनकाल में राजकाज की भाषा अरबी फारसी शैली से युक्त उर्दू थी तथा सामान्य बोलचाल की भाषा के रूप में विभिन्न क्षेत्रीय भाषा एवं बोलियों का प्रयोग होता था। अंग्रेजों के शासनकाल में राजकाज की दो भाषाएं थी, उच्च स्तर पर अंग्रेजी तथा निचले स्तर पर उर्दू प्रधान हिंदी, लेकिन दोनों ही कालों में संपर्क भाषा हमेशा हिंदी ही रही। ठीक है। संपर्क भाषा के साथ इन भाषाओं के शब्द भी इस्तेमाल होते चले गए और कुछ इस प्रकार हमारे जनजीवन में समाविष्ट हो गए कि अब उन्हें त्यागना भी दुष्कर कार्य है। क्या है? अब उन्हें त्यागना भी दुष्कर कार्य है। अब देखिए, व्यापक प्रयोग वाली संपर्क भाषा हिंदी के इसी रूप को स्वतंत्र भारत की सरकार ने राजभाषा के रूप में स्वीकारा। अपने इसी शब्द भंडार के बाद सरकार ने अनेक विभाग, निगम तथा वैज्ञानिक आधार वाले संस्थान स्थापित करने आरंभ किए। इस प्रकार के अनेक कार्यालयों के कार्यों को राजभाषा के द्वारा निष्पादित करने हेतु हिंदी को इनके स्तर तक विकसित करना जरूरी समझा गया। फलस्वरूप भारतीय संविधान ने समय समय पर अनेक संशोधन कर राजभाषा की प्रगति हेतु अनेक कार्य किए हैं। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में राजभाषा के विषय में उल्लिखित महत्वपूर्ण तथ्य निम्नवत हैं।
अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु यथास्थिति राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त जानकारी न रखता हो या अभिव्यक्ति न कर पाता हो, अपनी मातृभाषा भाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकते हैं। जब तक संसद निधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, तब तक इस संविधान के आरंभ से 15 सालों की अवधि के खत्म होने के बाद यह अनुच्छेद ऐसे ही प्रभावी रहेगा। अब देखिए 120 का ठीक उल्टा 210, और यहाँ पे जो संसद है, संसद की जगह विधानमंडल आ जाएगा। तो राज्य के अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राज्य भाषाओं में अथवा हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु यथास्थिति विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो पूर्वोक्त भाषाओं में से किसी भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकते, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेंगे। ठीक है। जब तक राज्य विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, तब तक संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात तक यह अनुच्छेद ऐसे ही प्रभावी रहेगा। अब हिंदी के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद अनुच्छेद 343 या 343 संघ की राजभाषा। ठीक है। ये एक जरा से भी जिसने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की हो या जो गवर्नमेंट सर्विसेज में हो और जहां हिंदी में 100% कार्य करने का लक्ष्य रहता है, क क्षेत्र में हो, सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 343 जो है वो राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद है कि संघ की राजभाषा क्या होगी। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण होगा। इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था, परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान आदेश द्वारा संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का या अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सके कि जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट कर सके किए जाएं। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी। आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग, संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधों, संघ के किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा, संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप, संघ की राजभाषा एवं संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्राधिक भाषा और उससे प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय के बारे में सिफारिश करे। आयोग भारत का औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषा क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्याय संगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा। एक समिति गठित की जाएगी जो 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिसमें 20 लोकसभा के सदस्य होंगे और 10 राज्यसभा के सदस्य, जो क्रमशः लोकसभा के सदस्यों और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे। समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दें। राष्ट्रपति प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात उस संपूर्ण प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निर्देश दे सकेंगे। ठीक है। अब है अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। तो किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं
में किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा। परंतु जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिसके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था। अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्राधिक भाषा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्राधिकी राजभाषा होगी। परंतु यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्राधिकी राजभाषा हिंदी भाषा होगी तो ऐसे पत्राधिक के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। ठीक है। फिर है अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। यदि इस निमित्त मांग किए जाने पर राष्ट्रपति को यह ज्ञात होता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निर्देश दे सकेंगे कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जो वह निर्दिष्ट करे शासकीय मान्यता दी जाए। ठीक है। अब है अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी। संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन अथवा प्रत्येक सदन में पुनः स्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संशोधनों के संसद या किसी राज्य के विधानमंडल पारित सभी अधिनियमों के और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रस्तावित अध्यादेशों के और इस संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए या बनाए गए सभी आदेशों नियमों विनियमों और उपविधियों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे। ठीक है। किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है हिंदी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकते हैं। जहां किसी राज्य के विधानमंडल ने उस विधानमंडल में पुनः स्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यात अध्यादेशों में अथवा किसी आदेश नियम विनियम या उपविधि के में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहां उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। अनुच्छेद 349 भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। इस संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष की अवधि के दौरान अनुच्छेद 348 के खंड 1 में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक को पुनः स्थापित या किसी ऐसे संशोधन को प्रस्तावित किए जाने की मंजूरी गठित आयोग की सिफारिशों और उस पर विचार के लिए गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात ही देगा अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 350 व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली भाषा किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा। अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं की उपलब्धि सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है। अनुच्छेद 350 ख तो अनुच्छेद 350 ख में क्या दिया गया है? भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी
भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। तो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उपलब्ध रक्षा उपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करें और उन विषयों के संबंध में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दें और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा। और अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृति से और अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें। संविधान की 8वीं अनुसूची में 18 भाषाएं शामिल की गई। हिंदी, संस्कृत, बंगला, तेलुगु, पंजाबी, कश्मीरी, सिंधी, कोंकणी, गुजराती, मणिपुरी, नेपाली, उर्दू, तमिल, उड़िया, असमिया, मराठी, मलयालम। तो मुझे बहुत अच्छे से उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और जो भी मतलब अगर एक बार में ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तो इसको आप लोग बार बार रिपीट करके देखिए मेरी वीडियो को। और मैं ये चाहूँगी कि राजभाषा एक भारतीय नागरिक होने के नाते के बारे में जो ज्ञान है उसका प्रचार प्रसार तो पूरे भारत में जन जन तक हो, एक मतलब जिसे कह सकते हैं कि अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति तक भी हो। तो मेरी इस जो मुहिम है उसमें आप लोग मेरा साथ दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मेरे चैनल का नाम है शिव यूके ज्ञान। शिव यूके ज्ञान। धन्यवाद दोस्तों।